अफ्रीकी कॉन्टिनेंट जो मैप में आप देख रहे हैं, आइए इसकी बाउंड्री को निर्धारित करते हैं कि ये कॉन्टिनेंट किन किन सागरों, महासागरों और कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। अपने मैप में देखिए, और जिनके पास मैप नहीं है वो नोट करते चलें। अफ्रीका के नॉर्थ में मध्य सागर स्थित है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है और अफ्रीका के पश्चिम में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, ये अटलांटिक ओशन है। पश्चिम में यह अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है और पूरब में यह महाद्वीप हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो जो मैप में आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में जो हिस्सा है वो इंडियन ओशन का हिस्सा है और यह हिंद महासागर है। और इस अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में जो स्लाइड में मैप में नहीं शो होता है, क्योंकि यही अफ्रीकी मैप है, इसके नीचे जब हम जाते हैं तो वहां पे अंटार्कटिका स्थित है। तो अफ्रीका के साउथ में अंटार्कटिका, नॉर्थ में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर, ये इस महाद्वीप को जोड़े हुए हैं। अब जो स्टूडेंट मैप में देख रहे हैं और जो स्टूडेंट स्लाइड में देख रहे हैं, उनको मैं एक चीज पे गौर कराऊंगा, आकर्षित करूंगा कि यहाँ पर आप देखिए हिंद महासागर आपको दिख रहा है और हिंद महासागर से ऊपर यानी अफ्रीका के ऊपर आपको भूमध्य सागर दिख रहा है। इन दोनों के बीच में देखिए आपको वाटर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जल दिखाई दे रहा होगा। हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच में वाटर दिखाई दे रहा होगा, लंबा। ये वाटर है रेड सी, ये लाल सागर कहलाता है, लाल सागर। और यह लाल सागर के अब लेफ्ट राइट में देखें तो लेफ्ट में कॉन्टिनेंट अफ्रीका है और राइट में जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। और एशिया के जो यहाँ पे देश हैं वो सऊदी अरबिया, यमन एवं ओमान है, जो मेन मुख्य रूप से दिख रहे हैं मैप में। तो लाल सागर भी यहाँ पर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। तो अब अगर आप लाल सागर को समझ गए मैप में, स्लाइड में, तो अब जरा लाल सागर पे अपने पेन को, अपने ध्यान को आकर्षित करिए और अब देखिए जरा फिर से भूमध्य सागर को, अफ्रीका को नॉर्थ में। तो वहां पर देखेंगे कि बीच में भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक बाउंड्री आ जा रही है, भूमि आ जा रहा है। देख रहे हैं वहां पे लग रहा है कि अफ्रीका जो है एशिया को टच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच जो वो हिस्सा आपको दिख रहा है वो मिस्र का भाग है और इसको सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है, सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। फिर से समझिए, अभी आप देख रहे थे कि हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच में यानी अफ्रीका और एशिया के बीच में लाल सागर स्थित है और यह लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग कर रहा है। लेकिन फिर अब लाल सागर को और भूमध्य सागर को देख रहे हैं तो बीच में ऐसा लग रहा है कि भूमि जुड़ी हुई है। और देखिए वहां पे मैप में इजिप्ट लिखा हुआ है, ये मिस्र है, इजिप्ट, मिस्र का नाम है इजिप्ट। तो वहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, वो जो हिस्सा आपको जुड़ाव जैसा लग रहा है, जुड़ा हुआ लग रहा है, उस हिस्से का नाम है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप, ये मिस्र का है। इसको काट कर, सिनाई पेनिनसुला को काट कर स्वेज नहर बनाया गया है और यही स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। मिला?
तो यहाँ पर अब देखिए स्वेज नहर भी अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। अब हम कहें कि घेरे हुए महत्वपूर्ण चीजों को बताइए, यानी अफ्रीका को कौन कौन सी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें घेरे हुए हैं, तो हम बोलेंगे नॉर्थ में भूमध्य सागर, फिर स्वेज नहर, फिर लाल सागर, फिर हिंद महासागर, फिर साउथ में अंटार्कटिका, फिर पश्चिम में अटलांटिक ओशन, और फिर ऊपर चले गए भूमध्य सागर। ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो अफ्रीका को एक कॉन्टिनेंट का रूप देती हैं। और आपको पता ही है कि महाद्वीप उसे कहते हैं कि स्थल खंड का वो बड़ा भाग जिस पर एक या एक से अधिक देश स्थित हों और वो हिस्सा सागरों महासागरों से घिरा हुआ हो, तो वो कॉन्टिनेंट होगा। तो इस कॉन्टिनेंट को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट बनाने में मेन रोल है लैंड का बड़ा भूभाग, इस पर स्थित देश और इसको घेरे हुए सागर एवं महासागर। ठीक है, अब हम अफ्रीका के अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे। विश्व का यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट से तीनों लाइंस क्रॉस करती हैं। तीनों लाइंस का मतलब है कर्क रेखा, इक्वेटर एंड मकर रेखा। अभी तक ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं आया था जो हम लोग देखें वहां पर कि तीनों लाइन क्रॉस कर रही हों, लेकिन ये पहला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट पे तीन आपको लाइंस शो होती हैं, और वो लाइंस कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश अफ्रीकी देश, इक्वेटर पर पड़ने वाले अफ्रीकी देश और मकर रेखा पर पड़ने वाले अफ्रीकी देश, ये देखेंगे। तो फिलहाल अभी मैं इनका इंट्रो करा देता हूं, जब सभी कॉन्टिनेंट के पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो हम इन सब पहलुओं पे ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्टिनेंट को हमने देखा कि भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, अटलांटिक ओशन घेरे हुए हैं। इस कॉन्टिनेंट से तीन लाइन क्रॉस करती हैं। इस कॉन्टिनेंट के अन्य महत्वपूर्ण नाम। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को गरीब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। गरीब कॉन्टिनेंट ये एक उपनाम है, ऐसा कुछ नहीं है। उपनाम मतलब कि अन्य कॉन्टिनेंट की तुलना में ये कॉन्टिनेंट का जो स्थिति है विश्व में, उसके हिसाब से इसको गरीब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इस कॉन्टिनेंट को ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है, काला महाद्वीप कहा जाता है। इस कॉन्टिनेंट को काला महाद्वीप कहा जाता है। रीजन कई रीजन है। पहला रीजन ये कि इस कॉन्टिनेंट के अधिकतर जो जनजातियां हैं, पर्सन्स हैं, वो इक्वेटर के पास होने के कारण काफी ब्लैक पाए जाते हैं। दूसरी यहाँ पे काला का संदर्भ ऐसे भी है कि अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, तो ये भी एक विश्व के इस मानचित्र में एक धब्बा है, तो ये भी उसका एक सिंबल है। तीसरा, यहाँ पे पाए जाने वाले जंगलों में खासतौर से जो इक्वेटर पे पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, वो काफी घने हैं, और इन घने वनों के कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में नीचे तक नहीं आ पाता। इसलिए इस जंगल के हिस्सों में दिन में भी टार्च के माध्यम से जर्नी करनी पड़ती है, काफी अंधेरा रहता है, इसलिए इसको काला महाद्वीप कहा जाता है। तो ये कई रीजन है। इसी काले से एक और शब्दों का एक निचोड़ निकलता है, अंध महाद्वीप। अफ्रीकी महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप का संदर्भ इसलिए उठाया गया है क्योंकि इस महाद्वीप में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी के कारण यहाँ का जो जनजीवन है वो काफी ओल्ड कल्चर को अपनाए हुए है। यहाँ पे जो जनजातीय समुदाय हैं वो काफी पीछे हैं, और उनका जो दिनचर्या है वो काफी अंधविश्वासों में व्यतीत होता है। यहाँ के लोग जो है कई तरह के अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं,
और वो अपने लाइफ स्टाइल को आगे नहीं बढ़ा पाते, वो जंगलों में ही अपने को सीमित रखे हुए हैं। तो इस अवधारणा के कारण इनको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कि काफी कह सकते हैं कि पुरानी मान्यताओं में घिरे हुए लोग, तो ये अंध महाद्वीप भी कहलाता है। अन्य नामों में इसको पिछड़ा महाद्वीप कहा जाता है। पिछड़ा महाद्वीप, ये वर्ल्ड के अदर महाद्वीपों की तुलना में ये महाद्वीप काफी पीछे रह गए। कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी मैंने भूखमरी, बेरोजगारी और अन्य जो चीजें गिनाया आपको, उन सब मामलों में ये महाद्वीप जो है विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे रह गया है। इसलिए इस महाद्वीप को कह सकते हैं गरीब महाद्वीप कहा जाता है, पिछड़ा महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप से तीनों लाइंस क्रॉस करती हैं, कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा। इस कारण इस महाद्वीप को अनोखा महाद्वीप कहा जाता है। अनोखा महाद्वीप, अनोखा महाद्वीप, ठीक है। इस तरह ये सभी जो उपनाम है इस महाद्वीप को दिए गए हैं। पिछड़ा महाद्वीप, काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप, ये सब, ठीक है। अनोखा महाद्वीप याद रखेंगे। अब आते हैं इस महाद्वीप के जो आसपास के क्लाइमेटिकल इफेक्ट हैं वो जरा देख लेते हैं। अब ये महाद्वीप जो ऊपर के भूमध्य सागर से लगे हुए जो देश हैं, इस महाद्वीप के जो देश देखें आप मैप में, इस महाद्वीप के जो देश भूमध्य सागर से लगे हुए हैं, उस हिस्से के क्लाइमेट को भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। जैसे अफ्रीका के 5 बड़े देश जो हैं, खासतौर से मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को, ये भूमध्य सागरीय जलवायु के देश होते हैं। अभी मैं इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आपको इंट्रोडक्टरी करा रहा हूं, अभी मैं आपको सुना रहा हूं इन सारी विशेष पहलुओं को। हम जब मैं नोट बनवाऊंगा, नोट करवाऊंगा, तो वो बहुत ही स्लो टॉपिक से स्टार्ट करूंगा और एक एक पॉइंट आपको नोट कराऊंगा। अभी तो मैं अफ्रीका को आपके संज्ञान में ला रहा हूं, आपको इससे परिचित करा रहा हूं, तो आप घबराएं नहीं, आप लेक्चर को सुनते रहें और समझते रहें। तो यहाँ के क्लाइमेटिकल रीजन में हमने ये कहा कि जो भूमध्य सागर से लगे हुए देश हैं, जो 5 महत्वपूर्ण देश हैं, जिसमें मिस्र है, लीबिया है, ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया है और मोरक्को है, इन 5 देशों की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है। भूमध्य सागरीय जलवायु मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। उपोष्ण का मतलब है न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। तो इस तरह की जलवायु के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो श्वेत वर्ण यानी कि काकेसाइड प्रजाति के लोग होते हैं। काकेसाइड मीन्स जो गोरी प्रजाति के लोग हैं उन्हें काकेसाइड कहा जाता है। तो काकेसाइड वाले जो गोरे लोग होते हैं अफ्रीका में, ये इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया एंड मोरक्को, यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है। लेकिन इन 5 देशों के बाद जैसे हम नीचे आते हैं तो इक्वेटर का प्रभाव बढ़ने लगता है, और इक्वेटर भूमध्य सागर के आसपास टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ के लोग जो है थोड़े झुलसे हुए से ब्लैक पाए जाते हैं। तो इन लोगों को निग्रोइड प्रजाति का लोग कहा जाता है। निग्रोइड के मतलब होता है काले लोग, काले काले प्रजाति के लोग। तो इस तरह से अफ्रीका के नॉर्थ में काकेसाइड, और अब जैसे भूमध्य सागर के पास आते हैं, ये अब भूमध्य रेखा के पास आते हैं, तो यहाँ पे निग्रोइड प्रजाति के लोग होते हैं। और जैसे ही हम और साउथ में आ जाते हैं तो आप देखते होंगे साउथ अफ्रीका, क्रिकेट देख रहे होंगे आप सब, क्रिकेट प्लेयर्स को आप देखते होंगे साउथ अफ्रीकी टीम को, तो उसमें मैक्सिमम जो प्लेयर हैं वो गोरे हैं, जबकि अफ्रीका में पाए जाने वाली जो जनजाति समूह या समुदाय है वो निग्रोइड ज्यादा है, यानी काले लोग ज्यादा है। लेकिन आपको पता है कि अफ्रीका पर भी अंग्रेजों का अधिकार रहा, अफ्रीकी कंट्रीज पे भी अंग्रेजों ने शासन किया। तो अधिक गर्मी के कारण जो है वो अफ्रीका के अन्य देशों में नहीं बसे। जब वो शासन कर रहे थे तो उनको ऐसा क्लाइमेट भी चाहिए था जहाँ पे वो एडजस्ट कर सकें, इसलिए वो रहे साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका के ही में इन जगहों पे रहकर अफ्रीका पे उन्होंने शासन किया था। रीजन ये था कि साउथ अफ्रीका में
टेम्परेचर ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि भूमध्य रेखा से काफी ये नीचे है, और नीचे होने के कारण यहाँ पे तापमान जो है उपोष्ण कटिबंधीय तापमान पाया जाता है। और जब ठंडी, जब सूर्य दक्षिणायन होता है, नीचे की तरफ उतरता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय में चला जाता है। इस तरह यहाँ पर अंग्रेज रहे, तो अंग्रेजों के बसने के कारण अब जो यहाँ की जनसंख्या और अंग्रेज आप टीम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अधिकतर जो प्लेयर हैं वो अंग्रेजी हैं। वास्तव में वो यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले अंग्रेज हैं, जो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीकी टीम में खेलते हैं। उसमें कुछ आपको एक दो प्लेयर ब्लैक दिख जाएंगे। तो फिर जैसे जैसे हम साउथ में आते हैं, तो इन्हीं काकेसाइड यानी कि गोरे प्रजाति के लोगों का क्षेत्र यानी कि आपको मिल जाएगा, खास तौर से साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पे बोत्सवाना में और नामीबिया में। इन साउथ के 3 देशों में ये काकेसाइड प्रजाति के लोग अधिकतर पाए जाते हैं, परसेंटेज इनका ज्यादा हो जाता है। इस तरह हम इसको ह्यूमन क्लाइमेट में, मानव जलवायु क्षेत्र में हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। अफ्रीका के नॉर्थ में काकेसाइड, मध्य में निग्रोइड, और फिर साउथ में काकेसाइड एंड निग्रोइड दोनों मिक्स यहाँ पे रहते हैं। तो ओवरऑल ये यहाँ की जो मानव प्रजाति का निवास है वो हमने डिफाइन किया। अभी यहाँ के क्लाइमेट जो है वो और मैं विस्तार से करूंगा, जब क्लाइमेट का टॉपिक आएगा तो वहां पे वर्षा, मानसून, यहाँ पे सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो इस परिचय के पार्ट में हम अब अफ्रीका के चारों तरफ जो हिस्से देख रहे थे, इन्हीं चारों तरफ के पार्ट में जो हिंद महासागर है, आप हिंद महासागर के पार्ट में आ जाइए और देखेंगे इसका एक स्वतंत्र देश जो द्वीपों के रूप में स्थित है। इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर। आप हिंद महासागर में देखिए मेडागास्कर, ये मेडागास्कर एक देश है और अफ्रीकी देश है। इस मेडागास्कर का कैपिटल है अंतानानरीवो। तो ये हिंद महासागर में स्थित है, ये हिंद महासागर का द्वीप है। आप जब भारत का मैप देखते हैं तो साउथ में आपको हिंद महासागर ही दिखता है, लेकिन ये मेडागास्कर कभी कभी नहीं दिखता। जब हम भारत का मैप अपने घरों में लगाते हैं तो मेडागास्कर उसमें से कटा रहता है या किसी मैप में आ गया। खास बात यह है कि ये द्वीप जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट यह है कि अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो इसी मेडागास्कर द्वीप को कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप के पास 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप अपने मैप में देखिए और या नोट कर लीजिए। एक महाद्वीप का नाम है यूरोपा, यूरोपा द्वीप, और दूसरे का नाम है रियूनियन द्वीप, यूरोपा द्वीप एंड रियूनियन द्वीप। ये मेडागास्कर के पड़ोसी द्वीप हैं और हिंद महासागर में स्थित हैं। तो पहला तो याद रखेंगे कि यूरोपा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, रियूनियन द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, और इन दोनों द्वीपों पर फ्रांस का अधिकार है। देखें, रियूनियन द्वीप और यूरोपा द्वीप अफ्रीकी महाद्वीप के द्वीप हैं और हिंद महासागर में स्थित हैं, लेकिन ये अधिकार के अंतर्गत आते हैं फ्रांस के। अब देखिए, हिंद महासागर में फ्रांस की उपस्थिति है, अफ्रीका के पास फ्रांस की उपस्थिति है रियूनियन एवं मेडागास्कर द्वीप के रूप में। ओके, मिल गया, सभी को मिल गए। ओके, यहीं पर मेडागास्कर के पास देखिएगा नेक्स्ट द्वीप होगा सेशेल्स द्वीप, सेशेल्स आइलैंड। ये हिंद महासागर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, और ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेशेल्स द्वीप। इसके बारे में जो चीजें हैं मैं नेक्स्ट बताऊंगा। अभी मैं इंट्रोडक्टरी पूरा करा लूं, इसका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाए तब मैं इनको डिफाइन करूंगा। बहुत रणनीतिक द्वीप है ये, हिंद महासागर में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सेशेल्स आइलैंड। वहीं पर एक आइलैंड और देखिएगा, उस आइलैंड का नाम होगा कोमोरोस आइलैंड।
मेडागास्कर के पास ही ये सभी आइलैंड आपको मिलेंगे। कोमोरोस, कोमोरस, मिला। वहीं आप मेडागास्कर के पास देखिएगा मायोटे आइलैंड, मायोटे आइलैंड, इस पर भी फ्रांस का अधिकार है। मायोटे द्वीप, फ्रांस, मिल गए। तो ये मेडागास्कर के पास ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो हिंद महासागर में स्थित हैं, और इन हिंद महासागर के द्वीपों का आपसे नाम पूछता है। इसी मेडागास्कर के पास देखिएगा अफ्रीकी कंट्री तंजानिया लिखा होगा। तंजानिया, तंजानिया जहां पे लिखा हुआ है, वहां पे तंजानिया के सामने देखिए 3 महत्वपूर्ण आइलैंड होंगे। 3 महत्वपूर्ण आइलैंड, पहला होगा जंजीबार, दूसरा होगा पंबा, तीसरा होगा माफिया। जंजीबार, पेम्बा एंड माफिया, ये 3 आइलैंड हैं और ये तंजानिया के हैं। तंजानिया और ये तीनों द्वीप पूरे विश्व में लौंग उत्पादन में पहला स्थान रखते हैं। सर्वाधिक लौंग का उत्पादन इन्हीं 3 द्वीपों एवं देश में होता है। देश का बात करेंगे तो तंजानिया होगा, और द्वीप का बात करेंगे तो जंजीबार, पेम्बा एंड माफिया। इन तीनों द्वीपों पर तंजानिया का अधिकार है और इस पर लौंग का उत्पादन किया जाता है, और ये विश्व में फेमस है लौंग उत्पादन के लिए, और ये भी हिंद महासागर में ही स्थित हैं। ओके, हिंद महासागर के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट, आप यहां से निकलकर मेडागास्कर के पास से निकलकर आप मेडागास्कर, और वहीं पर आप खोजिएगा दोनों मेडागास्कर के बगल में, वहां पे छोटा सा एक कंट्री होगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक चैनल। मेडागास्कर और अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के बीच जो रास्ता है उसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, और यह मोजाम्बिक महासागर में ही स्थित है। यह हिंद महासागर को ही ऊपर और नीचे के हिस्सों से जोड़ता है, यानी कि ऊपर का हिस्सा अरेबियन सागर भी कहलाता है, ऊपर के हिस्से को, और नीचे के हम देखें तो हिंद महासागर, तो हम कह सकते हैं कि यह अरब सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, अरब सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, और मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करता है। मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करता है। सागर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड देखिए, वहां पे एक आइलैंड मिलेगा सेंट हेलेना आइलैंड, सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप खोजिए अटलांटिक महासागर में, मिल गया। ये वही सेंट हेलेना द्वीप है जिस पर नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। सेंट हेलेना आइलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित है और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के पास स्थित है सेंट हेलेना द्वीप, और इस पे अधिकार है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। ये भी ध्यान रखना है आपको, सेंट हेलेना द्वीप पर यूके का अधिकार है, और यह हिंद, यहाँ पे अटलांटिक महासागर में स्थित है, अफ्रीका के पास स्थित है। ये फेमस इसलिए है कि इस पर नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। रीजन ये था, आपको पिछले क्लास में यूरोप पढ़ाते समय बताया था कि भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप पर नेपोलियन का जन्म हुआ था, जो फ्रांस का आधिकारिक क्षेत्र है कोर्सिका, और उस पर नेपोलियन का, तो नेपोलियन एक ऐसा शासक हुआ जिसकी जन्म भी द्वीप पर हुई और मृत्यु भी द्वीप पर ही हुई। कोर्सिका पर उसका जन्म हुआ था, भूमध्य सागर में स्थित द्वीप पर, और यहाँ पर सेंट हेलेना द्वीप अटलांटिक महासागर में उसकी मृत्यु हुई थी। रीजन ये था
कि 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन जो है आर्थर वेल्जली से हार गया था। आर्थर वेल्जली, आर्थर वेल्जली कौन था? ये ब्रिटेन की सेना का कैप्टन था। और वैसे आप भारतीय इतिहास में देखें तो वेल्जली आपने पढ़ा होगा, जॉर्ज वेल्जली, वेल्जली का भाई ही था आर्थर वेल्जली, जो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसी आर्थर वेल्जली से नेपोलियन बोनापार्ट का भिड़ंत तो वाटरलू के मैदान में 1815 ईस्वी में हुआ था। और नेपोलियन पूर्ण रूप से ब्रिटेन से हार गए। उसी टाइम नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद उसको इसी सजा के तौर पर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी तक नेपोलियन बोनापार्ट इस द्वीप पर जीवन से संघर्ष करता रहा। लास्ट में वो जीवन से तंग आकर, कोई भी पर्सन अकेले रह ही नहीं सकता है। आप भी देखें कि अगर किसी को ले जाकर एक आइलैंड पर रख दिया जाए कि भाई आप लो यहाँ पे जीवित जैसे भी रहना रहो, तो ये 6 साल तक यहाँ पे सरवाइव किया था। लास्ट में आकर 1821 ईस्वी में इसने यहाँ पे आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया था। तो ये उसको काले पानी की सजा के तौर पर दी गई थी। तो ये इस द्वीप का इतिहास है जो अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है, इस तरह से ये फेमस हो गया था। उसके बाद हम अफ्रीका के ऊपरी हिस्सों में जाते हैं और इस तरह जहां पे कंट्री मोरक्को है वहीं पे हमने जिब्राल्टर जल संधि पढ़ा था, याद होगा आपको, जिब्राल्टर स्टेट। तो आप मोरक्को को देखें, ऐसा लग रहा है कि ऊपर यूरोप से लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मोरक्को का हिस्सा ऊपर टच करता हुआ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में कंट्री स्पेन है और वो स्पेन यूरोप का पार्ट है। वहीं पर उस भूमि को थोड़ा सा जो पतला सा सटा हुआ हिस्सा है उसको काट कर जिब्राल्टर जल संधि निकाला गया, जिब्राल्टर जल संधि बनाया गया। और वो हिस्सा अब अटलांटिक महासागर को देखें, अगर आप अटलांटिक महासागर में है और भूमध्य सागर में जाना चाहते हैं तो यही जल संधि आपको लेकर जाएगा। इसलिए जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है या भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और दो कॉन्टिनेंट को अलग कर देता है। अफ्रीका को यूरोप से अलग कर देता है और देशों की तुलना करें तो मोरक्को को स्पेन से अलग कर देता है। इस तरह हम अफ्रीका के चारों तरफ अगर घूमते हैं तो दो महत्वपूर्ण जल संधियां मिलती हैं, मोजाम्बिक चैनल और जिब्राल्टर जल संधि। एक महत्वपूर्ण नहर मिलता है, स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। और 4-5 महत्वपूर्ण द्वीप मिलते हैं जिसमें मेडागास्कर द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप, रियूनियन द्वीप, यूरोपा द्वीप, मायोटे द्वीप, ये फ्रांस का आधिकारिक क्षेत्र है। यहीं पे सेशल्स द्वीप है, कोमोरोस द्वीप है। उधर हमने आपको तंजानिया के पास 3 द्वीप स्थित बताया जो लौंग उत्पादन के लिए फेमस हैं, माफुआ द्वीप, पेम्बा द्वीप एंड जंजीबार द्वीप। उसके बाद हम यहाँ पे अटलांटिक महासागर में एक महत्वपूर्ण द्वीप देखें, सेंट हेलेना द्वीप, जो नेपोलियन के कारण फेमस रहा। मैंने नेपोलियन का इतिहास पर भी थोड़ा सा संक्षिप्त आपको विवरण दिया। उसके बाद आ गए थे ऊपर मेडागास्कर जल संधि जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, मोरक्को को यूरोप से अलग करता है। इस तरह ये इंट्रोडक्टरी क्लास रहा अभी अफ्रीका का। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, अफ्रीका के। यहाँ पे आप नोट करते चलें। अब यहाँ से मैं नोट भी कराऊंगा, आपको मैप में भी दिखाऊंगा और इस तरह हम लोग एक विस्तृत अध्ययन करेंगे अफ्रीका का। आप हेडिंग डाल दीजिए, नोट करते चलिए। भूमध्य सागर को टच करने वाले अफ्रीकी देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने यूरोप के देश देखे थे भूमध्य सागर को स्पर्श करने वाले, सेम वैसे ही अब आप देखेंगे भूमध्य सागर को स्पर्श करने वाले अफ्रीकी देश। नोट करें, नोट करें। पहला देश मिस्र,
और अब हम आपको देशों की राजधानियां भी बताते चलूंगा, क्योंकि अफ्रीकी देश ऐसे थोड़ा टेढ़े मेढ़े देशों के नाम हैं कि और उनकी राजधानियां भी जो थोड़ा बहुत ही अलग टाइप की लगते हैं, और इनको याद करना बड़ा कठिन कार्य होता है। और खासतौर से यूपीएससी कहें या पीएससी कहें, इन दोनों एग्जाम में कैपिटल एंड कंट्री से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कॉलम 1 में कंट्री होता है, कॉलम 2 में कैपिटल होते हैं, और उनको मैच कराना होता है कंट्री के साथ कैपिटल को। तो अभी तक हम लोगों ने ये एनालिसिस किया है कि जब भी कैपिटल एंड कंट्री से क्वेश्चन बनते हैं तो खास तौर से या तो अफ्रीकी कंट्री होते हैं या तो यूरोपीय कंट्री होते हैं। इसलिए रीजन ये है कि अफ्रीकी जो कंट्री है और उनकी राजधानियां हैं वो काफी टेढ़े मेढ़े हैं।